नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ट्रेनिंग टारगेट की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल का समय बचा है, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिशन 2023 पर जुट गए हैं। खासकर बीजेपी सत्ता में बने रहने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखना चाहती। बीजेपी का लक्ष्य 2023 में अपना वोट बैंक बढ़ाकर 51% तक करने का है। पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत 51% करने का टारगेट सदस्यों को दिया है। जमीनी स्तर पर पकड़ के लिए बीजेपी ने नया प्लान भी तैयार किया है। पार्टी का वोट परसेंटेज 10% बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। अभी बीजेपी का वोट प्रतिशत 40.08% है, जिसे बढ़ाकर 51% करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में बूथ और मंडल विस्तारक जनता के बीच जाएंगे। बूथ विस्तारक 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जनता के बीच जाएंगे। मंडल विस्तारकों का कार्यक्रम 6 जनवरी से 6 फरवरी तक रखा गया है। बीजेपी ये अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाएगी। इसके लिए बीजेपी अपना ट्रेनिंग भी चला रही है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। कैसे पूरा होगा बीजेपी का ये लक्ष्य और कहां से आएंगे 10% वोट एक्स्ट्रा जो बढ़ाने की बात हो रही है, वो कौन से होंगे, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। संगठन हमारा मूल मंत्र है, लेकिन संगठन का विस्तार 51% की बात मुरलीधर राव जी कह रहे थे। हाँ, 51% घोषित लक्ष्य हमारा जनता की सेवा करके सरकार की दिल जीतेगी और गांव-गांव जाके हर बूथ में मजबूत संगठन करके हम सबको जनता के साथ, सबको हम संगठन के साथ जोड़ेंगे। अभी जनजाति गौरव दिवस हमने मनाया है, अनुसूचित जाति के लिए भी योजना तैयार है, सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग आयोग बनाया है, सामान्य वर्ग के कल्याण में कसर नहीं छोड़ेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए। मुझे कहते हुए गर्व है, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, कोई नहीं। तो देखिए, 10% वोट बढ़ाने की तैयारी में बीजेपी और 2023 की यदि हम बात करें तो इसके लिए निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम दल जो हैं वो अभी से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, जो स्ट्रेटेजी और जो प्लान होता है वो अलग होता है। कांग्रेस की हम यदि बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है। बहुत सारी चीजें बीच में हुई हैं जिसको लेके तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये जो टारगेट है 51% का, ये कैसे बढ़ेगा, इसको कैसे बढ़ाएंगे। और वाकई में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, इस बीच मुद्दे हैं बहुत सारी। देखिए, अभी 2 साल का वक्त जरूर है, लेकिन बहुत आसानी से निकल जाता है। इस बीच बहुत उतार चढ़ाव हमने पहले भी देखे हैं। आने वाले समय में क्या होंगे ये देखा जाएगा, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रहलाद जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये 51% की जो तैयारी अभी हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, कैसे कर पाएंगे? मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, चुनाव है, राजनीतिक पार्टी है, तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन ये कोई अचानक से ऐसा कुछ नहीं है कि हम वोट प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव 2019 का हमने 50% से अधिक वोट हमने प्राप्त किया है, और उस वोट प्रतिशत हमारे पास जैसा भी 40% हमारा वोट प्रतिशत अभी वर्तमान में है। हम केंद्र सरकार की योजनाएं हों, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, हम उनके माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा मंडल स्तर का कार्यकर्ता, जिले स्तर का कार्यकर्ता, वो वोटर्स के बीच पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जो योजनाएं जनता के लिए हम चला रहे हैं, जिनसे जनता लाभान्वित भी हो रही है, हम उन योजनाओं को लेकर जाएंगे। और जो हमारा वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ रहा है 50%, 51%, ठीक है, हम उससे ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, उनको कैसे लाभान्वित और अधिक से अधिक करवा सकते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को
जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम जाएंगे और निश्चित तौर पर हम 51% से अधिक वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। अब निश्चित तौर पर राजनीतिक दल हैं तो जनता से हमें समर्थन भी चाहिए और लगातार जनता हमारा समर्थन भी कर रही है। अच्छा प्रहलाद जी, क्या लगता है जीत के लिए इस 51% को बढ़ाना है या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सत्ता पलट जाए या कोई और बदलाव देखने को मिल जाए जिस वजह से एक ये टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, आज जब हम जनता के बीच में काम करते हैं, जनता उससे लाभान्वित भी होती है और मुझे लगता है कि जनता ने साफ तौर पर देखा है कि कुछ किन्हीं कारणों से अगर जनता ने 2018 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत तब भी ज़्यादा था, लेकिन अगर सीटें नहीं आई, सीटें कम हुई हैं, तो सीटें कम होने के कारण अगर सत्ता हमारी गई तो उसमें जो जनप्रतिनिधि बहुत सारे ऐसे थे जो कांग्रेस से चुन के आए, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में यहाँ करने के लिए तो कुछ है नहीं, हमको एक व्यक्ति या किसी परिवार की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों के लिए खुला कहीं ना कहीं समर्थन रहता है। इसलिए हमें कोई सत्ता जाने का और माननीय मोदी जी की जन योजनाओं का और शिवराज जी की जन हितैषी योजनाओं पर हम पूरा विश्वास है, हमारे साथ जनता रहेगी और जनता है। ठीक है, योगेश गुप्ता जी, क्या लगता है 51% का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, ये कितना सफल होगा और कांग्रेस इसे किस तरह से लेगी? देखिए, विवाह स्वप्न है, चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, अभी 11 उपचुनाव जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, उसके मद्देनजर तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लिया गया। यू टर्न मोदी जी का 17 महीने में 700 किसान मरने के बाद 14 महीने में, उसके बाद उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करी। तो चुनाव जीवी लोग हैं, ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी इतिहास बनाया नहीं है और बने हुए इतिहास को बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके पास एक्चुअली विकास के माध्यम से जनता के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके 3 एजेंडा अभी तक जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, पहला एजेंडा राम मंदिर था, वो मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो राज करो। अभी तीसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा शिवराज जी को दिया गया है, भड़काओ और वोट डालो, भड़काओ और राज करो। तो इस प्रकार की राजनीति के माध्यम से केवल अपने राजनीतिक हितों को साधना, इससे ना तो आम जनता का भला हो रहा है, ना गरीब जनता का भला हो रहा है। गरीब कल्याण की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी। माननीय वीडी शर्मा जी अपने मंच से गरीबों के बारे में जनहित कल्याणकारी योजनाएं कौन सी है, आप जरा बताओ तो सही। 1000 रुपए का सिलेंडर क्या गरीबों के हित में है? बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, महंगा तेल, यह भाजपा का खेल। खाने का तेल बोल रहा हूँ मैं, पेट्रोल डीजल भी महंगा है। उस पर आपने चुनाव के मद्देनजर, यूपी चुनाव के मद्देनजर आपने 5 रुपए टैक्स कम किया है। बहुत ज्यादा बड़ी राहत जो आम जनता को नहीं मिली है, ना ही डीजल में दी गई है। बाकी दाल, दलहन, रसोई, सब्जियां, ये सब है। युवा हमारा पिछले 7 वर्षों से लगातार बेरोजगार है। बेरोजगारी की दर पूरे एशिया में सर्वाधिक है, 45-47% से ऊपर है। देश की जीडीपी का सत्यानाश कर दिया 7 साल में। तो इस प्रकार अगर जो विकास के आधार पर काम किया होता माननीय मोदी जी ने या मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने, तो इस प्रकार के मुद्दों के माध्यम से जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, योगेश जी वापस 2018 के विधानसभा चुनाव में राखी थी, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला था। सीटें 53 से 114 हुई थी। झाबुआ सीट जीतने के बाद 115 हो गए थे हम, झाबुआ उपचुनाव जीतने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी को 40.1% वोट मिला था और इनकी सीटें रिड्यूस हो गई थी, 170 से लगभग 109 के आसपास आ गए थे। तो एक तो वो कारण है। अभी हाल ही में जो 4 उपचुनाव संपन्न हुए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जरूर जीती हैं। उसमें से 2 सीट अगर अपन कहा जाए तो बीजेपी की जीत नहीं मानी जाएगी। उसमें सुलोचना रावत की जीत है, जो मात्र 5200-5600 वोटों से जीती है। दूसरी सीट पर 2018 का जो हारा हुआ प्रत्याशी नंबर 2 का था, पृथ्वीपुर से, वो जीता है। खंडवा संसदीय सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 3 लाख का अंतर था जीत हार का, उसको कांग्रेस प्रत्याशी ने कवर करते हुए 80,000 पे छोड़ा है। तो हमारा वोट परसेंटेज देखा जाए अगर इन 4 उपचुनाव में भी काफी बड़ा है।
ठीक है, चलिए योगेश जी भील वापस भिलाला आती हूँ। आदिवासियों ठीक के है, ऊपर ये राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। रमेश जी, आप किस तरीके से लेते हैं? हालांकि अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन जो उठापटक चल रही है या जो प्लानिंग्स हो रही हैं, जो टारगेट हो रहे हैं, क्या लग रहा है कितने सफल होंगे ये? मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कई बार व्यक्ति खो करके कुछ सीखता है। मैं समझता हूँ ये जो लक्ष्य निर्धारित भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोटों का किया है, ये 1918 के विधानसभा चुनाव में जो उनका वोट परसेंटेज गिरा था, कहने के लिए तो बात सही है कि भाजपा को कांग्रेस से थोड़ा बहुत 1-8%, 5% ज्यादा वोट मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सरकार चली गई थी और बहुत सारी सीटें खो दी थी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के उसका कारण, उस सीटों का खो देने का कारण मुझे ये लगता है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि पिछले 15 वर्षों में लगातार भाजपा का सरकार में बने रहने से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जनता से थोड़ा दूर हुआ था और नेताओं के बहुत आसपास हो गया था। इसकी झलक हमको कल मुख्यमंत्री के भाषण में भी मिली। उन्होंने कहा कि विधायक जनता के बीच में जाएं, वो मास्टर और डॉक्टर के तबादले के चक्कर में ना रहें। ये जो बात रही है, मैं समझता हूँ भाजपा अभी समय रहते कोशिश करके कार्यकर्ता को फिर से जनता के बीच में जोड़ना चाहती है। भाजपा का स्वाभाविक रूप से बीच में एक बार तो 40% तक वोट चला गया, तो उन्होंने जो मुझे लग रहा है 51% का वोट टारगेट रखा है 10% बढ़ाने का, तो उसमें अगर वो 5% और 4% भी बढ़ा लेते हैं तो मान करके चलिए कि वो 2023 के चुनाव में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो ध्यान है, खास तौर से जैसा कि चुनाव में उन्होंने एक मतदाता को पोलिंग बूथ तक जो जाने का उन्होंने सिस्टम किया था, तो पन्ना प्रभारी बनाया था और 10-10 परिवार मतदाताओं को उन्होंने एक कार्यकर्ता को सौंपे थे। मैं समझता हूँ वो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का जो उनका योजना है, वो मेरे ख्याल से इस दिशा में वो लोग काम करना चाहते हैं। ठीक, चलिए मुझे लगता है प्रहलाद जी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकली हैं। एक तो वोट परसेंटेज वाकई में बहुत मैटर करता है। 2018 की बात करें तो ये बात ठीक है कि देखिए वोट परसेंटेज भले ज़्यादा हो लेकिन सीटों में डिफरेंस आया। अब 2023 में क्या होगा ये तो उस समय की बात होगी, लेकिन जो प्लानिंग है अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए। लेकिन योगेश ने भी वोट परसेंटेज की बात बोली और किन वजह से ग्राफ गिर सकता है वो भी बोला। रमेश जी ने भी एक अच्छा आकलन यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी फोकस किया जाना चाहिए। देखिए योगेश जी ठीक है, उनका काम है बोलना तो बोलेंगे ही। 2 साल के इस विभत्स कोरोना काल में जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी, किस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व, इस देश के नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने जिसे कितनी सहजता से, कितने अपने समर्पण भाव से वैज्ञानिकों के बीच जाकर उनसे बातचीत का उनका उत्साह वर्धन कर इस देश की जनता के बीच में एक ऐसा माहौल बना के कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की लड़ाई है हम सबको लड़ना है। और उन्होंने जिस तरह से जब कांग्रेस के शासनकाल में जब कोई ऐसी कोई बीमारी विभत्स आती थी तो वो 9-10 साल वैक्सीन बनाने में लग जाती थी और उस समय ये लोग विदेशों से वैक्सीन खरीदने में लग जाते थे। लेकिन अब देखिए कि 9 से 10 महीने में वैक्सीन बनी, पूरे देश में आज 120 करोड़ वैक्सीन जहाँ पर देश को लगी है, कहीं ना कहीं देश की सारी गतिविधियां बंद हुई। जैसे बहुत सारी ये बात कर रहे हैं कि इसका रेट बढ़ा, उसका रेट बढ़ा, तो अभी बहुत सारी चीज़ों में जिस तरह से हमारा अभी विगत उपचुनाव, अभी 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो जनता ने अपना मन बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके योजनाओं के साथ। ये कह रहे हैं कि कौन सी योजनाएं हैं, क्या आप पीएम आवास का विरोध करना चाहते हैं, क्या आप लाडली लक्ष्मी योजना का विरोध करना चाहते हैं। और अभी भी 5-7 महीने के अंदर जब से लॉकडाउन खुला और वह विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं में 7 महीनों में इतने ज़्यादा, अभी बैंकों के साथ शिवराज जी का भी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उसमें बताया कि हमने 700 करोड़ के लोन बांटे हैं विभिन्न तरीकों से। तो ये जो इस प्रकार की हमारी जनता के बीच में पहुंच है, अगर कोई, हम तो भैया हर समय सीखते हैं, हमको तो सीखना है। अगर हमारी कहीं ना कहीं 2018 में कुछ गलतियां हैं, हम उसको सुधारना चाहते हैं और उसको सुधारा है हमने, जनता के बीच गए हैं, हमने अपने आप को रखा है, हमने अपने सामने प्रस्तुत किया है। कोरोना में हम लोग छुप के थोड़ी बैठे हैं भैया, हम लोगों ने तो उन प्रवासी लोगों को जो आ जा रहे थे तो उनकी सारी योजनाएं
के बीच में जाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं हम जनता को समझाने में भी सफल हुए हैं। इसलिए हम 10% वोट हम बढ़ाएंगे, हम 51% से ज़्यादा वोट बैंक हम 2023 में 24 में। और ये कांग्रेस के पास अब कुछ तो है नहीं, 13 विधानसभा सीट देश की गिनाते हैं। आप बताओ ना यहाँ मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में चार में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार के नाते काम करती है। हमारा कोई एक परिवार का संगठन, हमारे एक घर का संगठन नहीं है कि जो हम जो बोलेंगे वही करेंगे। यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, मंथन करते हैं, कैसे जनता के लिए अच्छे से अच्छा हम काम करें, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए राखी जी, इन्होंने कोरोना काल का हवाला दिया। मोदी जी ने कोरोना काल की लड़ाई कैसे लड़ी जानते हैं माननीय आप प्रहलाद जी? ताली थाली पिटवाई, दिए बत्ती जलवाई। ताली थाली पिटवाने के लिए, सुनिए, ताली ताटी मनोवैज्ञानिक रूप से उनको तैयार करने का विषय था। आप तो साहब वहाँ कुछ करने नहीं आए। एक आप नाम बता दीजिए जो निकला हो कोरोना काल में। बिगाड़नी है तो आप कहाँ थे साहब कोरोना काल में? आप कहाँ थे बताइए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लगाकर पूरे राष्ट्रीय नेताओं से लगाकर सारे लोग फील्ड में थे, जनता की सेवा में लगे हुए थे, और आप लोगों को साहब घर से निकलने की फुर्सत नहीं थी। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक-एक करके अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि प्रहलाद जी, आप शायद डिबेट में मेरे साथ पहली बार बैठे हैं। डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आचरण करेंगे तो बेहतर बात और बेहतर संदेश जनता तक जा पाएगा। इस प्रकार मैं आपको सुन रहा था शांतिपूर्वक। आपका समय आया, अब जवाब दीजिए ना। बोलिए बोलिए आप लोग, बोलिए जरूर बोलिए। बौखला क्यों जाते हो? तो जो कोरोना काल से मोदी जी ने लड़ाई लड़ी, 21 दिन मांगे थे देशवासियों से, आज तक कोरोना चल रहा है। पीएम केयर फंड के माध्यम से जो इन्होंने वेंटिलेटर खरीदे थे, भ्रष्टाचार से ओतप्रोत 152-54 वेंटिलेटर अहमदाबाद में भेजे, उसमें से 144 वापस कर दिए, 15 खुले ही नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जीवन रक्षक दवाइयां, सब में भ्रष्टाचार, जमकर करप्शन। तो ये सब मोदी जी की नीतियों का परिणाम था, जिसमें हम आम भारतवासियों ने जरूरत से ज्यादा जाने खोई। अगर हमारे यहाँ 70 लाख मरा है तो उसको 7 लाख बताने से वो जनसंख्या कम नहीं हो जाती। आदरणीय, आप मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल जिले की बात करें, तो माननीय कमलनाथ जी ने आंकड़े दिए थे, 1,70,000 से ज्यादा नागरिक तो मध्य प्रदेश में मरा है। शमशान और कब्रिस्तानों में लाइनें लगवा दी थी आप लोगों ने। जबरन पीठ थपथपाना बंद करिए कोरोना के नाम पर। और 17 साल से शिवराज जी सीएम मुखिया मध्य प्रदेश के। कोरोना 2 साल पहले आया है। 15 साल से क्या कर रहे थे? स्वास्थ्य सेवाओं को कितना मजबूत बनाया उन्होंने, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने किसानों को उन्होंने समृद्ध बनाया। 23,000 से ज्यादा किसान उनके पिछले कार्यकाल में मारे जा चुके हैं। तो ये सब बातें हैं, जुमलेबाजी है। बत्ती गुल, बिजली का बिल फुल, सड़क टूटी फूटी आज भी है। 25,000 करोड़ पर कर्जा छोड़ा था दिग्विजय सिंह जी ने। आज 2,57,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश वासियों पर। 33,000 पर व्यक्ति अगर काउंट किया जाए तो देखिए, आंकड़े लेके बैठा करिए। कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया, ऐसे डिबेट नहीं होती है साहब। जनता जनार्दन है, देख रही है। ये जो 4 उपचुनाव की बात करें, आपके पास तो प्रत्याशी नहीं थे लड़ाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी वो मूल संगठन नहीं रह गया है। आया राम गया राम की पार्टी बन गई है। जो बिकाऊ थे उन्होंने टिकाऊओं के ऊपर कब्जा कर लिया है। योगेश जी, कांग्रेस का कोई मिशन है? कांग्रेस का कोई मिशन है आने वाले 2 साल के लिए? जी राखी जी, कांग्रेस पार्टी 2000 मिशन 2023 और मिशन 2024 लड़ने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मंडलम सेक्टर से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक पूरा गठन हो चुका है, तैयारी परिपूर्ण है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पुनः शिवराज जी को 2023 में पराजय का स्वाद चखाने वाले हैं, और से चखाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी शिवराज जी को काम करना बाकी है। ये जात पात और उसके आधार पर कब तक चुनाव लड़ेंगे? ना तो इन्होंने 17 साल में आदिवासियों को कोई हित किया, ना SC/ST वर्ग का कोई हित किया। पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री आते हैं, 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने लागू किया, उसको इन्होंने रुकवा दिया। दमदारी से लड़ाई नहीं लड़ी। 2 साल बाद मालूम पड़ा कि वो तो 3 जगह के लिए रोक लगी थी, बाकी जगह तो आप दे सकते थे। उसका लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को मोदी नहीं दिया। तो सब लोग देख रहे हैं, शिवराज जी की कार्यशैली ऐसी है।
ठीक है रमेश जी, दो तीन बातें देखिए मिशन 2023 के लिए आई हैं। बीजेपी को 51% का टारगेट पूरा करना है, वो उसको किस तरीके से ले जाएंगे। कांग्रेस दूसरी चीजों को लेकर चल ही रही है। यहाँ पे एक बात अभी योगेश जी ने भी बोली है कि कब तक सिर्फ जातिगत आधार पर या इस तरह की बातें करके चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है अभी आने वाले 2 साल के बाद, मतलब 2 साल जब होगा या 2023 में जब हम होंगे, जब इलेक्शंस नजदीक होंगे, उसमें इस बात से अच्छा कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जातिगत समीकरण तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन जो मुद्दे होंगे जो अभी से जनता समझते चले आ रही है और उस वक्त क्या स्थितियां बनेंगी, वो शायद ज्यादा अहम होगा। मोटे तौर पर जातिगत की अगर आप बात देख लें तो जातिगत की राजनीति करके ये काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। डिवाइड एंड रूल जो उनकी थी, उन्होंने जंगल वालों को अलग काटा, जातियों को अलग काटा, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। और इसी आधार पर स्वतंत्रता के बाद कानून बने जो कांग्रेस ने बनाए थे। मैं आपसे बताता हूं कि भाई मजहब के आधार पर देश को बांटने का काम तो इनने किया। कानून हिंदू की लड़की की शादी अलग, उम्र अलग, और मुसलमान की लड़की की शादी की उम्र अलग, ये इनने बनाया। ओबीसी इनने बनाया, सारा काम जातिगत तो इनने बांटा। भाजपा पहले सामाजिक समरसता की बात करती थी, लेकिन अब काउंटर पर ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक है कि भाजपा भी अब कहीं ना कहीं वर्ग और जाति पर आ गई। जिस तरीके से जनजाति का उन्होंने काम कर रहे हैं, आदिम जाति का उन्होंने काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं भाजपा को सामाजिक समरसता का जो उनका अभियान था उसको नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को एक सूत्र में बांटना। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी हार गए कभी जीत गए, लेकिन हम सामाजिक समरसता की अगर बात करेंगे, राष्ट्र को एक सूत्र में हम बना करके देखेंगे, उससे राष्ट्र संस्कृति मजबूत होगी। हालांकि ये हो सकता है कांग्रेस को काउंटर करने के लिए जनजातीय शोभा यात्रा निकल रही है, अब अनुसूचित वर्ग को कम से कम वो देखेंगे, तो ये मैं समझता हूँ हो सकता है ये राजनीतिक काउंटर हो। लेकिन इसके साथ साथ मेरा भाजपा से आपके माध्यम से ये कहना भी है कि कार्यकर्ताओं को एक टीम सामाजिक समरसता के लिए, जो राष्ट्र की संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना के लिए, उसकी प्रतिष्ठापना के लिए, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से वो भले ये शोभा यात्राएं निकालें, जुलूस निकालें, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उनको गांव में ऐसे अभियान, क्योंकि उनका कार्यकर्ता जब जाएगा पोलिंग बूथ तक जाएगा, 10 परिवारों से मिलेगा, तो मोटे तौर पर ये उनको आना चाहिए। यहाँ मैं राजनीति में 2 परिवर्तन देख रहा हूँ। एक परिवर्तन देख रहा हूँ कांग्रेस में, वो बाकायदा रामधुन भी गाने लगे, जो पहले गांधी जी गाते थे लेकिन कांग्रेस ने बीच में छोड़ दी थी। अब वो रामधुन भी गाने लगा, एक परिवर्तन उनमें आया। लेकिन एक परिवर्तन भाजपा में आया है कि ये अब जाति और वर्ग की बात ये लोग करने लगे, पहले नहीं करते थे। तो मोटे तौर पर शायद चुनाव के लिए ये बातें ज्यादा जरूरी हो, लेकिन राष्ट्र और संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की तरफ हमको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए प्रहलाद जी अब अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो ट्रेनिंग टारगेट की है, इसके लिए जगह जगह जाना है, जो विस्तारक होंगे, और एक टारगेट फिक्स्ड है कि जनवरी से फरवरी तक के बीच में इतना काम करना है। मेन पॉइंट्स इसमें कौन से शामिल होंगे जिसको लेकर ये एक टारगेट को आप जीत पाएंगे? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का अभी जो अभियान जैसे अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसके बाद हम जिले कार्य समिति की बैठकें करेंगे, उसके बाद हम मंडल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करेंगे। हमारे नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उनको प्रशिक्षण करने का भी हम काम करते हैं। विभिन्न प्रकार से कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से उसको समझे और जनता के बीच में जाए और जनता से जुड़ाव हो, इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे ये अभियान कोई चुनाव को लेकर नहीं होते हैं। जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि निश्चित तौर पर हम कोई राष्ट्रवाद, हमारा राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं है, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसके नाते हम समाज के बीच में काम करते हैं और निश्चित तौर पे हम अपना लक्ष्य और पार्टी के कार्यक्रमों को निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है अभी। ठीक है, चलिए जल्दी से अपनी बात रखिएगा योगेश जी। मैं ये जो भाजपा की प्रवक्ता जी हैं उनको कहना चाहता हूँ, वो शब्द राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्र भाव है और राष्ट्र दर्शन है। वाद जहाँ होगा वहाँ विवाद भी होगा, संवाद भी होगा, प्रतिवाद भी होगा, जो दीनदयाल जी ने कहा था। वहाँ वाद शब्द नहीं है, वो दर्शन शब्द है, राष्ट्र दर्शन शब्द है वो। ठीक है, मैंने ठीक है रमेश जी, मैंने सवाल भी योगेश जी से लिया था। योगेश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। कुल मिलाकर मोटे तौर पर राखी जी, आरएसएस अंग्रेजों का अनुयायी रहा है, उनकी रीति नीति का अनुपालन आज भी यथावत किया जा रहा है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर स्पष्ट है। अगर जनता से सरोकार होता तो मोदी जी अपने 7 साल के कार्यकाल को की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाते, शिवराज जी अपने 17 साल की कार्यों की उपलब्धियों को लेकर जनता में जाते। इनकी जितनी भी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना,
संबल योजना में माननीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में 70 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों को बाहर किया था। ठीक है, उसका चलिए, नया सवेरा योजना किया गया था। ठीक है। वो ऐसे अपात्र लोग थे जो ITR फाइल करते थे। ठीक है योगेश जी, बीच में रोक रही हूं क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ट्रेनिंग टारगेट की ये होगा, ये होना चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग चल रही है। कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना प्रभाव होगा, इन 2 सालों में और कितना बदलाव होगा, कौन से और ऐसे मुद्दे आएंगे जो उस वक्त पर जो भी दल होगा वो गेन कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले